हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपका कि कोहलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताएंगे हम लोग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और देखो ये कोहलबर्ग की इमेज है, जो लोग नहीं जानते देख ले कोहलबर्ग कैसे दिखते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है। अब नैतिकता होता क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि नैतिकता के बारे में यहाँ पे दिया गया है, मोरलिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे नैतिकता का क्या मतलब है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह गुण जिससे हम सही और गलत, या फिर बच्चा जो है जिससे सही और गलत की पहचान करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलेंगे नैतिकता। क्या बोलेंगे उसे? नैतिकता बोलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट पूछा जाएगा आपसे कि बच्चा जो है नैतिकता के बारे में कहाँ से सीखता है। कहाँ सीखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश से सीखता है। कहाँ सीखता है? सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता के बारे में बच्चा सीखता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है आपको, जैसे कि नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होता है? जब बच्चा या कोई भी अन्य व्यक्ति है, जैसे कि सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे जो हिंज वाली कहानी थी, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। क्या होता है, हिंज जो होता है उसकी बीवी बीमार होती है और उसे मतलब दवाइयों की ज़रूरत होती है, और दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, तो वो उसको क्या करता है, अफोर्ड नहीं कर पाता, खरीद नहीं पाता है। तो क्या करता है, वो सोचता है कि क्या कर लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, दवाइयों की चोरी कर ली जाए, तो क्या उसकी बीवी बच जाएगी। और ये भी सोचता है कि अगर हम पकड़े गए दवाइयों की चोरी करते हुए तो क्या हमें पुलिस पकड़ लेगी। तो वही मतलब दुविधा में रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता कि मतलब उसे क्या करना चाहिए। तो यही क्या कहलाएगा, यही नैतिक दुविधा कहलाएगा। जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति अपना निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता, तो उस जो कंडीशन होती है वो उसे बोला जाता है नैतिक दुविधा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है नैतिक तर्कणा के बारे में। किसके बारे में? नैतिक तर्कणा के बारे में। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। क्या है कि जो सही और गलत में फर्क करने के टाइम में जो प्रक्रिया होती है कि मतलब सही को चुना जाए या फिर गलत को चुना जाए, तो वही जो क्या हुआ होता है, जो वही जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है, क्या कहलाती है, नैतिक तर्कणा कहलाती है। जैसे जब क्या होता है, हिंज जो होता है, हिंज ने क्या करता है, चोरी को चुना। हिंज ने पहले सोचा कि हमारी बीवी बच जाएगी अगर दवा उसको मिल जाएगी, बाद में देखा जाएगा पुलिस पकड़ेगी, क्या होता है उसको बाद में समझेंगे। तो क्या है, जैसे कि नैतिक तर्कणा क्या कहलाएगा कि वही जो मतलब प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया कहलाएगी नैतिक तर्कणा। और अगला पॉइंट है जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उसके 3 स्तर बताए थे। जैसे कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। जैसे कि पहला जो था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या फिर इसे बोला जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। अब इसकी जो एज होती है ये होती है 4 से 10 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब देखो यहाँ पे जो 3 लेवल बताए गए, जैसे जो पहला लेवल है, अब इसमें से 2-2 चरण बताए गए हैं प्रत्येक लेवल में, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण बताए गए हैं। जैसे कि पहला इसमें से, अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। अब इसमें से क्या होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। जब उसको हिंज की जो कहानी बच्चों को सुनाई गई तो बच्चों ने क्या सोचा कि अगर वो चोरी करेंगे बच्चे तो उनको क्या हो जाएगा, उनको सजा मिलेगी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया सेकंड नंबर,
जैसे कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, जो दूसरा चरण है इसमें से साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई इसके साथ करेगा वैसा खुद भी करेगा। बच्चे की जो ये अवस्था, इसको बोला जाता है जैसे को तैसे की अवस्था। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। तो क्या किया कि उसका मतलब बदला ले लिया बच्चे ने। तो इस अवस्था को कहा जाता है जैसे कि तैसे की अवस्था। जैसा व्यवहार बच्चों के साथ दूसरा कोई व्यक्ति करेगा तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार उसके साथ क्या करेगा, उसको वापस करेगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा दूसरा स्तर है सेकंड वाला, और रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अभी इसकी जो एज होती है 10 से 13 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय कर पाता है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला जो है, पहली जो अवस्था है, पहला जो चरण है इसमें से है अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने की उन्मुखता। अब इस चरण में क्या होता है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा चाहता है कि दूसरे लोग जो है उसका क्या करें, सम्मान करें और सोचे कि जो है मतलब अच्छा बोले, बच्चे को क्या बोले, अच्छा बोले, या फिर जो लड़के हैं या फिर लड़कियां क्या बोले कि ये लोग अच्छे हैं उसके बारे में, मतलब अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता होती है। मतलब समाज जो है उनको अच्छा कहे इस चरण में। उसके बाद अगला है इसी में सेकंड वाला, जो हमारा सेकंड स्तर, उसमें से जो दूसरा चरण है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे। इस व्यवस्था में क्या होता है कि मतलब जो कानून बनाए गए हैं, बच्चा होता है जो कानून मतलब समाज के जो नियम है उनको नहीं तोड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब क्या करेगा, मतलब कि अगर रेड लाइट में क्या है रुकना है, भले एक्सीडेंट हो गया है लेकिन क्या है बच्चा जो है रेड लाइट पार करके उसको बताया कि रेड लाइट में रुका जाता है। रेड लाइट पार करते मतलब रेड लाइट जब जल रही होती है तब रोड को नहीं क्रॉस करना होता, तो बच्चा क्या करेगा, उस इस अवस्था में रोड नहीं क्रॉस करेगा बच्चा, क्योंकि उसके लिए जो नियम है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला इसमें जो अगला हमारा स्तर है उत्तर रूढ़गत नैतिकता। अब इसकी एज जो होती है वो होती है 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है निर्णय खुद से लेने लगता है। अब इसमें देखो जो पहला पार्ट दिया गया, पहला चरण दिया गया इसमें से, देखो यहाँ पे इसकी भी दो अवस्थाएं दी गई। जैसे कि पहला जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। कौन सा? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, उस अवस्था में क्या था, बच्चा रेड लाइट क्रॉस करके नहीं जा रहा था। अब इस अवस्था में क्या होता है, देखो अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। क्या अगर ये नियम तोड़ना पड़ रहा है और इससे किसी की जान बच रही है तो क्या है, इस नियम को तोड़ दो। कौन से जो है जो तीसरा स्तर हमारा उत्तर परंपरागत स्तर, उसमें जो हमारा पहला चरण है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में, इसमें क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं नियमों का सम्मान नहीं करते, नियमों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। अगर किसी को मतलब नियम तोड़ने से किसी की जान बच सकती है, किसी की भलाई हो सकती है तो क्या है, नियम को तोड़ देना चाहिए, बच्चा ये सोचने लगता है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है और लास्ट वाला हमारा पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। जो हमारा छठवां चरण है, जो तीसरे स्तर में हमारा जो सेकंड वाला चरण है, इसमें क्या होता है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे कि भगत सिंह के बारे में क्या है, भगत सिंह के बारे में जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि भगत सिंह क्या थे, मतलब क्या समझ रहे थे आज़ादी के लिए, मतलब पूरे समाज की भलाई चाहते थे और समाज की भलाई के लिए क्या किया, मतलब उन्होंने खुद की जान दे दी, मतलब खुद बलिदान हो गए। तो यहाँ पे ऐसे बच्चा भी मतलब सोचने लगता है कि अगर समाज की भलाई हो रही है तो बच्चा क्या है, मतलब समाज की भलाई के लिए अपनी जान पर भी खेलने को तैयार रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिंगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी।
मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये पॉइंट बताए थे कैरोल गिलिंगन ने। और कई बार क्वेश्चन तो यही पूछा गया है आपसे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग कैरोल गिलिंगन ने की थी। किसने? कैरोल गिलिंगन ने की थी। तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए तो कोहलबर्ग के सिद्धांत से वो सारे कंप्लीट हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।